हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशु एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं, अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। सो गाइस, लास्टली 3 एपिसोड और बचे हैं। इसके बाद में ये एफ एंड हो जाएगा एंड इसके बाद में जो मैंने वोटिंग कराई थी उसके हिसाब से ही मैं एफ को लेकर आऊँगी। इसके बाद में माई मेड इज़ नॉट अ ड्रैगन का सीज़न 2। एंड मुझे उम्मीद है कि आपने जिस तरह सीज़न 1 को इतना प्यार, लव, सपोर्ट दिया था, उतना ही प्यार, लव एंड सपोर्ट आप सीज़न 2 को भी दोगे। एंड गाइस, बिल्कुल ना भूलें मेरी फेरी टेल जो मैंने सेकंड चैनल पर स्टार्ट की है, मेरी शान वांग एफएफ। अगर आपको पसंद है तो आप उसे सुन सकते हैं। उस एफएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके उसे विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली आप इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। विंग जो कि रो रहा था अपने घुटनों में अपने फेस को छिपाकर, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही उसे ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर उसका हस्बैंड तो है ही नहीं। विंग जिसने उठकर अपने आसपास देखा, उसने चारों तरफ देखा, रूम में सब जगह उसने देख लिया। बाहर भी निकला वो और देखने लगा, क्योंकि विंग को एहसास हो रहा है कि उसका हस्बैंड शायद मुसीबत में है। उसे भी तो कितना बड़ा झटका लगा होगा ये सुनकर, ये जानकर। उसके बिलीव्स वो चकनाचूर हो गए होंगे। उसकी माँ के बारे में जो वो सोचता होगा, शायद वो थिंकिंग बदल गई होगी। उस पर क्या असर हो रहा होगा विंग नहीं जानता है। उसे लैन को ढूंढना होगा और उसे कंसोल करना होगा। लैन को उसकी ज़रूरत है, उसे ढूंढना ही पड़ेगा। वो पता नहीं कहाँ चला गया है। विंग जो कि पागलों की तरह वहाँ पर सही ग्राउंड में घूम रहा था और लैन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वांग जी उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। विंग जो कि लैन नाम चिल्ला करके हर जगह घूम रहा था। अब गुसू के राजकुमार का नाम कोई ऐसे ले, ये सब लोगों को थोड़ा अजीब लगा। और उस राजकुमार को जो कि लगभग 2 सालों से यहाँ नज़र भी नहीं आया है, 1.5 साल तो उसे हो चुके हैं यहाँ से गए हुए। उस राजकुमार को ये ढूंढ रहा है ये लड़का। ये खबर छुपाए नहीं छुपी। विंग लगभग 2 घंटे से वांग जी को ढूंढ रहा था, कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ। रात भी हो चुकी थी। इतनी रात में कोई ओमेगा ऐसे घूम रहा है। कई लोग जिनकी नज़र विंग के ऊपर पड़ी कि विंग दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, उस पर पड़ते ही उनकी निगाहों में कुछ दिख रहा था। लेकिन जैसा कि वो गूसू सेक्टर से है, मतलब कई टाउन है तो गूसू के अंदर ही आता है, तो वो लोग थोड़ा अपने आप पर काबू भी कर रहे थे। लेकिन ये खबर जल्द ही जो लॉन सेक्टर है वहाँ पर पहुँच गई थी। विंग जो कि हर तरफ बस वांग जी को ढूंढ रहा था, कुछ टाइम बाद उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया। उसके दोनों हाथों को 2 ओमेगाओं ने और दूसरे 2 हाथों को विंग देख पा रहा था कि ये लोग गूसू लान सेक्ट के डिसिपल्स हैं, क्योंकि इनके फोरहेड पर फोरहेड रिबन है। इन लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, हाथ में तलवार है और विंग को पकड़ा हुआ है। वो लोग विंग को ज़बरदस्ती कहीं ले जा रहे हैं। विंग जिसने कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया, उसे लगा शायद ये उसे वांग जी के पास ले जा रहे होंगे, क्योंकि वांग जी भी तो यहाँ का राजकुमार है। उसने ही कहा होगा उसे ले आने के लिए। शायद वांग जी उससे गुस्सा हो गया है, कहीं ना कहीं उसकी मदर की वजह से उसके फादर की डेथ हो गई, इसलिए शायद वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। तो विंग प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था, वो डिसिपल उसे लान क्लान ले गए। लान क्लान में जब विंग आया तो उसे इस बार कर्फ्यू की वजह से रोका नहीं गया। उसे अंदर लाकर पनिशमेंट हॉल की तरफ ले जाया जा रहा था। विंग को लग रहा था कि वांग जी है जो उसे पनिश करवाना चाहता है। उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मिलनी ही चाहिए। आखिर माता पिता के कर्मों की सज़ा बच्चों को ही तो मिलती है। जैसा कि उसकी माँ ने जो किया, उसकी माँ की वजह से जो कुछ हुआ, उसे वो सबकी सज़ा झेलनी चाहिए। विंग जो कि अंदर से दुखी था, टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसका जामफू कहाँ चला गया। उनकी शादी को कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसके बावजूद लैन कहाँ चला गया है। अब भी विंग सोच रहा था कि वांग जी को कुछ ना हुआ हो, उसके जामफू को कुछ भी ना हुआ हो। वो दुखी है, ब्रोकन है। इस स्थिति में उसका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, उसके ऊपर कोई भी हमला कर सकता है। वैसे भी गूसू के दूसरे राजकुमार जो कितने सालों से गायब हैं, कोई उन्हें अकेला देख लेगा तो क्या उसके ऊपर हमला नहीं करेगा? ज़रूर करेगा, बिल्कुल करेगा। तो उसे इस चीज़ का डर लग रहा था। विंग को अपने घुटनों के बल बिठा दिया गया था, उसके हाथों को जंजीरों से जकड़ दिया गया था और वहाँ पर लान कुरैन था जो उसके सामने खड़ा था। वो जो गुस्से में नज़र आ रहा था, उसका गुस्सा उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने विंग से एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन पास में खड़े डिसिपल से उन्होंने इशारा किया, अपना सिर हिलाकर। उनके इशारा करते ही विंग के बैक पर बहुत सारे चाबुक पड़ने लगे, मतलब लैशेस पड़ने लगे। एक लकड़ी का बम्बू जो उसकी पीठ पर बार बार मारा जा रहा था। उसके हर एक वार से विंग को अपने शरीर में बहुत पेन हो रहा था। हर एक वार से उसका शरीर टूट रहा था, लेकिन उसका मन तो पहले ही टूट चुका है।
जब वांग जी उसे छोड़कर चला गया तभी वो बिखर चुका था। अब तो बस क्या बचा है उसके अंदर? कुछ भी नहीं, वो तो खाली है। विंग जो कि पूरी तरह से लाल हो चुका था, उसके कपड़े भी पूरे खून में लथपथ हो चुके थे, पूरा खून में नहा लिया था उसने। उसकी हालत भी नहीं थी कि वो उठ सके। विंग ज़मीन पर गिर चुका था। विंग जिसे अपनी आंखों से सही से दिखाई भी नहीं दे रहा था, उसे धुंधला धुंधला सब कुछ नज़र आ रहा था। उसकी आंखों के नीचे अंधेरा होते जा रहा था, लेकिन उसे कुछ तो समझ आ रहा था। किसी ने तो उन लोगों को रोक दिया है उसे मारने से। कोई तो है जो चिल्ला रहा है, पर उस इंसान की आवाज़ भी विंग को सही से सुनाई नहीं दे रही है। सही से सुनाई न देने के बावजूद भी विंग पहचान सकता है कि ये कौन है। ये लैंसन है। लैंसन आ गया है। ये सोचकर ही विंग के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। वो स्माइल ऐसी थी जिसमें हो कि हाँ, मुझे विश्वास था तुम ज़रूर आओगे। विंग जिसे एहसास तो नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे लगा किसी ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया है। उसे ये भी लगा कि कोई उसके गालों को धीरे धीरे से थपथपा रहा है। कोई उससे कुछ कह रहा है, लेकिन क्या कह रहा है ये विंग को सुनाई नहीं दे रहा है। वो आवाज़ भी उसे समझ नहीं आ रही है। उस इंसान का चेहरा भी उसे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, किसी ने उसे अपनी बाहों में थाम रखा है। उन बाहों में जकड़कर विंग कब बेहोश हो गया उसे नहीं मालूम है। अब यहाँ से हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं। वांग जी जो कि उस रूम से निकल गया था उस स्पिरिट से बात करने के लिए, क्योंकि उसका सच में उनसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक खाली इलाके में पहुँच गया था। वो कई टाउन के भी काफ़ी सारे इलाकों के बारे में जानता है, क्योंकि वो बचपन से यहीं रहा है। वहाँ जाकर उसने उन आत्माओं को समन किया। विंग की फ्लूट को भी वो अपने साथ ले गया था। वहाँ जाकर वांग जी जिसने उन दोनों इंस्ट्रूमेंट से, उस लॉकेट से और उस फ्लूट से उन दो स्पिरिट्स को समन किया, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि फ्लूट के अंदर भी एक स्पिरिट है और उस लॉकेट के अंदर भी एक स्पिरिट है। टेलीपैथी के जरिए वो उन दोनों स्पिरिट से बातें कर रहा था। वो स्पिरिट्स जिन्होंने उसे कुछ ऐसा बताया जिसके बाद वांग जी को समझ नहीं आया कि ये सब कुछ क्या था। क्या लोग ऐसा भी कुछ हो सकता है ज़िंदगी में? उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कुछ चीज़ हो सकती है। उन स्पिरिट्स में से जो विंग की मॉम थी वो बोल रही थी कि तुमने आने में बहुत देर कर दी है, तुम्हें और जल्दी आना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी। हमने कितनी बार तुम दोनों से बातें करने की कोशिश की है, पर तुम दोनों कभी हमें नहीं समझ पाए, कभी हमारे पास नहीं आ पाए। वहाँ पर वांग जी की माँ भी थी। वांग जी हमेशा से उनसे नफरत करते हुए आया है। अभी भी उसके मन में वही नफरत है, पर इस बार उसके पास काफ़ी सारे सवाल भी हैं जो वो इन दोनों से पूछना चाहता है। वो विंग की माँ से भी नफरत करने लगा है, जब से उसने सुना है कि विंग की मदर की वजह से विंग के फादर और उसके फादर दोनों की डेथ हो चुकी थी। विंग की मॉम जिन्होंने बताना चालू किया कि जब वो छोटी सी थी तब से ही उनके अंदर एक डार्क ऑरा है। वो कैसे आया ये तो उन्हें नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, उनके अंदर था। उन्हें उस एक डार्क ऑरा को सही करने के लिए अपने डार्क ऑरा को किसी के साथ में शेयर करने की ज़रूरत थी, ताकि वो उस पर काबू पा सकें। और अगर वो काबू पा लेती हैं तो इसके बाद उन्हें अपने मेट को ढूंढना होगा और अपने मेट की बलि देनी होगी। अगर वो अपने मेट को मार डालते हैं तो उनके अंदर जो एक डार्क ऑरा है वो अपने आप ही वैनिश हो जाएगा। तो उसे कुछ ऐसी दोस्त की ज़रूरत थी जो उसकी एक डार्क ऑरे को शेयर कर सके, अपने साथ बांट सके। तब उन्हें मिसेस लान दिखी। मिसेस लान जो कि एक बहुत गरीब इंसान थी, बहुत गरीब परिवार से थी और सड़कों पर घूमा करती थी। मिसेस वी जिनके पास में अपनी एक माँ है, तो वो मिसेस लान को अपने साथ ले गई। मिसेस लान जो कि मिसेस वी के साथ में रहा करती थी। वांग जी की मॉम को हम यहाँ से मिस लान कहेंगे और विंग की माँ को मिस वी। मिस लान और मिस वी दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे मिस वी का जो डार्क ऑरा था वो उन पर हावी होने लगा। वो कभी कभी पागलों जैसी हरकतें करने लगती थी, अपना दिमागी संतुलन खो दिया करती थी। उनका उस चीज़ पर कंट्रोल नहीं था। जब मिस लान को इस बारे में मालूम चला और ये पता चला कि अगर इसे कोई शेयर करे तो वो इस पर काबू कर सकती हैं, तो उन्होंने अपने आप को शामिल कर दिया। इसके लिए उन्हें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती। मिस लान जिन्होंने अपनी तलवार ली, जिस पर उन्होंने कहा कि वो इसके ज़रिए मिस वी का जो डार्क ऑरा है उन्हें शेयर करेंगी, और मिस वी जिन्होंने अपनी फ्लूट को लिया। उनकी जो डार्क पावर थी अब एक तलवार में और एक फ्लूट में थी। मिस लान जिसकी तलवार का नाम सुबियान था, और मिस वी जिनकी फ्लूट का नाम चनचिंग था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने मेट को मारेंगे अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन मिस लान जिनकी तबीयत अचानक ही ख़राब होने लगी थी,
उन्हें अपने मेट को ढूंढने की ज़रूरत थी। अगर मिस लान अपने मेट को ढूंढती हैं तो वो अपने इस डार्क ऑरे को और भी ज़्यादा कम कर सकती हैं और सही से रह सकती हैं। मिस बी जो कि उस डार्क ऑरे के साथ में ही रहा करती थी, लेकिन उन्हें वो सारी परेशानियां नहीं हो रही थी जो मिस लान को हो रही थी। उन्होंने दोनों ने ही मिलकर अपने अपने मेट को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। कुछ समय बाद उन्हें अपना अपना मेट मिल भी गया। मिस बी जिन्हें अपने मेट से न जाने क्यों लेकिन प्यार हो गया था, इसके बाद वो उनके साथ ही रहने लगी। मिस बी जो अपने मकसद को पूरी तरीके से भूल चुकी थी, उनका झगड़ा मिस लान के साथ हो गया इस बात को लेकर कि वो अपने मेट को नहीं मारेंगी। मिस लान जिन्होंने कहा कि मिस बी भावनाओं में बह गई है, अगर वो ऐसा चाहती है कि उसके मेट को कुछ ना हो तो उनसे अलग हो जाए, पर मिस बी जिसने कहा कि वो अपने आप पर काबू कर सकती है। मिस लान को उसे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। मिस लान और मिस बी का इस बात पर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। इसके बाद मिस लान और मिस बी दोनों अलग अलग रहने लगे। मिस लान जिन्हें अपना मेट भी मिल गया था, वो उसके पास इसलिए गई थी ताकि वो अपने इस डार्क ऑरे को ख़त्म कर सकें, या इसकी जान ले लें या फिर इसके साथ इसे बांट सकें। उन्होंने दोनों ही तरीक़ों को अपनाने से मना कर दिया। उन्होंने खुद से पूछा कि वो क्या इस इंसान को मार सकती हैं जिसके प्यार में वो पड़ गई हैं। उनकी अंतरात्मा से एक ही जवाब था कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने कई बार कोशिश की है मिस लान को मारने की, पर वो नहीं कर पाई हैं और ना ही वो कर सकती हैं। मिस लान जिन्होंने सोचा कि वो अपने आप को एक मौका देकर देखती हैं, जैसे मिस बी उनके हस्बैंड के साथ में अच्छे से रह रही है वैसे ही वो भी रह सकती हैं। उन्होंने यही सोचकर चिंग हेंचुन जो कि वांगजी के पिता हैं उनसे शादी कर ली। उसके बाद उसके 2 बच्चे भी हुए। उसके बाद से उसे एहसास हुआ कि उसके डार्क ऑरे का असर उसके हस्बैंड पे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। वो अपना आपा खोने लगे हैं, और जैसा कि उन्होंने अपने सेक्ट के खिलाफ जाके उससे शादी की है, इसलिए उन्हें लगा कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तो वो उन सबको छोड़कर चली गई। कुछ समय बाद वो उन्हें बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आने लगी। वो अपने दोनों बच्चों के बिना नहीं रह सकती थी, तो वो उन्हें लेकर अपने पास आ गई। लेकिन कुछ टाइम बाद चिंग हेंचुन भी वहाँ आया और उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया। जो डार्क ऑरा उसके ऊपर हावी हो चुका था, उसकी वजह से वो भी सोच नहीं पा रहा था, ना वो मिस लान की बातें समझ पा रहा था। वो वांगजी और लान सीजन दोनों को लेकर लान सेक्ट वापस चले गए थे, पर मिसेस लान जो कि अब बहुत ज़्यादा सदमे में आ गई थी, उनसे सब कुछ छिन गया था। यहाँ पर मिस बी जो खुद भी बहुत बुरी हालत में थी, क्योंकि वो भी अपने हस्बैंड से सही से रिश्ते नहीं बना पा रही थी। उनकी शक्तियों का असर भी मिस्टर लान पे हो रहा था और उससे ज़्यादा उन पर खुद हो रहा था। मिस बी जो अपना कंट्रोल खोती जा रही थी। उनके अंदर की पावर को हमेशा से ही उनके हस्बैंड की जान की इच्छा थी, तो जब उनको गुस्सा आने लगा, वो अपने हस्बैंड से गुस्सा होने लगी। इस डार्क ऑरे ने उनका फ़ायदा उठा लिया और इसी बात पर वो उस पर हावी हो गया। उस डार्क पावर के उनके हावी हो जाने के बाद से उन्हें बस इतना याद है कि उन्होंने समन किया था मिस लान का, और वो दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड थी अपने अपने स्पिरिचुअल वेपन्स के ज़रिए, इसलिए वो दोनों वहाँ आ गई थी। एक साथ उन दोनों पर हमला करने की वजह से उस पावर ने उन दोनों को मार दिया था। वो दोनों अपने अपने हस्बैंड को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन उनके अंदर की जो डार्क एनर्जी थी उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। इसके बाद उनके पास बस 2 ही रास्ते बचते थे, या तो वो जिंदा रहें या फिर अपने आप को मार करके इस काली एनर्जी को हमेशा हमेशा के लिए ही शांत कर दें। उन्होंने दूसरे रास्ते को चुना। उन दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। उस काली शक्ति को उन्होंने अपने अपने वेपन्स में बंद कर दिया, उस तलवार में और उस फ्लूट में। लेकिन एक दिन उनकी फ्लूट वहाँ जब पड़ी थी, कोई उसे चुरा कर ले गया वहाँ से बेचने के लिए, और फ्लूट को लानचेरन अपने साथ उठा लाया। उसके अंदर काफ़ी सारी काली शक्ति थी। लानचेरन को भी इस बात का एहसास हो रहा था, तो उसने उसे अपने पास रखा, सुरक्षित एक बॉक्स में बंद करके, जिसे कोई और खोल ही ना सके विंग के अलावा और वांगजी के अलावा। वांगजी जो कि हमेशा से ही सफ़ेद शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आया है, उसकी पूरा कल्टीवेशन ही प्योर है, इसलिए वो उस बॉक्स को कभी खोल भी नहीं पाता। ना उसके आसपास जाने से वो फ्लूट रिएक्ट करती। लेकिन विंग के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि विंग जिस हालातों में था, जिन हालातों में वो पला बड़ा है, जिन हालातों में वो बड़ा हुआ, उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो उस एक तलवार के पास चला गया जो उसके साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट हो गई। ये वही तलवार थी जो कि मिस लान की थी, मतलब वांगजी की माँ की तलवार, जो विंग के पास पहुंच गई थी। इसके बाद जब विंग क्लान आया तो वो फ्लूट हलचल करने लगी। लानचेरन जिसे पता था कि वो फ्लूट हलचल कर रही है, उसने उसे और अच्छे तरीके से रख दिया। लेकिन बाद में जब विंग उस फ्लूट के ज़्यादा करीब आया तो वो फ्लूट अपने आप उड़कर विंग के करीब चली गई, उसके आसपास घूमने लगी
असल में तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मिस वी का एक अंश था, उनकी सोल का एक अंश था। उस तलवार के अंदर मिस लान का एक अंश था। इसलिए उस दिन जब विंग और वांग जी कमरे में बंद हो गए थे और वो तलवार उस दरवाजे पर लगी थी, तो उसे कोई तोड़ नहीं पाया। वो तलवार वैसे तो इतनी ताकतवर नहीं होती, पर उसके अंदर मिस लान की शक्तियाँ हैं, उनकी सोल का एक हिस्सा है। वो तलवार तोड़ने से भी नहीं टूट सकती। लेकिन इन दोनों वेपन्स की जो काली ऊर्जा है वो पहले ही समाप्त हो चुकी है। इनमें ऊर्जा जो है वो उनकी खुद की ऊर्जा है। उन्हें यहाँ से मुक्त होना था। जब तक कि वो अपने बच्चों को सारी सच्चाई नहीं बता देते हैं, वो यहाँ से नहीं जा सकते थे। अब जब उन्हें सारी सच्चाई पता है तो वो दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। उनकी आत्मा को अब शांति मिल जाएगी, वो रेस्ट करेंगे। इतना बोलकर वो दोनों स्पिरिट वहाँ से गायब हो गई थी। वांग जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो किसे ब्लेम कर सकता है? अपने पिता को अपनी माँ से प्यार करने के लिए, या अपनी माँ को जिन्होंने अपने आप को उन लोगों से अलग कर लिया था उन्हें बचाने के लिए? फिर भी उसके पिता जो वहाँ पहुँच गए थे अचानक ही, इसलिए उनकी जान चली गई। मिसेस वी क्या चाहती थी? वो विंग की मॉम क्या चाहती थी? प्यार? उनकी यही गलती थी, या फिर उस काली शक्ति ने उन्हें घेर लिया, ये उनकी गलती थी? वांग जी को अपने सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन वो इस चीज़ को अपना नहीं पा रहा था। इतने सालों तक वो जिस बुनियाद पर अपनी माँ से नफरत करते हुए आया था, वो बुनियाद ही झूठी थी। उसके अंकल ने उसे कभी पूरा सच नहीं बताया। उसे और उसके भाई दोनों को अंधेरे में रखा गया था। वांग जी को जैसे ही ये एहसास हुआ कि अंधेरे में रखा गया था, वो विंग को छोड़कर आया है। नहीं, विंग अकेला है, वो उसे छोड़कर नहीं आ सकता है। विंग को उसकी ज़रूरत थी, उसे विंग को अपने साथ लेकर आना था। आखिरी बार वो अपनी माँ को देख पाता, शायद वो देख पाता। वांग जी जो कि वहाँ से उठा और जल्दबाजी में आने लगा। जब वो अपने उस धर्मशाला में पहुँचा, अपने कमरे में पहुँचा, उसने विंग को बहुत आवाज़ें लगाई, पर विंग वहाँ नहीं था। उसे घबराहट होने लगी। उसने आसपास पूछा। वांग जी जो कि वहाँ का दूसरा राजकुमार है, सब लोग उसे पहचान भी गए। उन्होंने कहा कि उसे तो लान क्लैन के डिसिपल्स क्लान में वापस ले गए हैं। वांग जी जो कि भागते हुए, मतलब अपनी स्वॉर्ड पर उड़ते हुए वहाँ क्लान में आ गया था। क्लान में आते ही वो डायरेक्टली पनिशमेंट हॉल की तरफ गया था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। वहाँ से कुछ आवाज़ें भी आ रही थी, किसी के मारने की और किसी के रोने की भी आवाज़ आ रही थी। जब वांग जी वहाँ पहुँचा तो उसने विंग को वहाँ पर घायल पाया, जो कि ऑलमोस्ट डेड था वहाँ पे। उसे देखकर विंग की आंखों में तो खून उतर आया था। वांग जी ने अपनी तलवार को उठाया। वहाँ पर उसने नहीं देखा कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। उसकी विंग को किसी ने हार्म करने की कोशिश की है। उसने सबसे पहले उन दो डिसिपल्स के हाथों को काट दिया जिन्होंने विंग को मारना स्टार्ट किया था। वो दोनों डिसिपल्स अब वहाँ बैठ गए थे और अपने हाथों को पकड़ लिया था। उन लोगों रो रहे थे, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी क्योंकि उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। वांग जी ने किसी को नहीं देखा। वहाँ पे एल्डर्स भी थे। वांग जी ने उन पर भी हमला किया। वो लोग भी वांग जी के ऊपर हमला कर रहे थे विंग को मारने के लिए। पर वांग जी अपने विंग को कैसे हार्म होने दे सकता है? वांग जी उन लोगों से लड़ रहा था। उसे भी काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुकी थी। उसके हाथ पर, उसके शोल्डर पर, उसके बैक पर काफ़ी सारे निशान थे। स्पेशली बैक पर काफ़ी सारे तलवारों के निशान थे। पर वांग जी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उसे फ़र्क पड़ता है तो बस विंग से। उसे विंग को यहाँ से बचाकर ले जाना है किसी भी हालत में, चाहे पर वो मर ही क्यों ना चाहे। फाइनली जब उसने सब लोगों को अच्छे तरीके से सबक सिखा दिया, तब अंकल कुरन उसके सामने आ गए। वांग जी ने अपने तलवार को आगे किया और कहा, शिफू, मैं आज नहीं देखूंगा कि आप मेरे सामने खड़े हैं। मुझे उसे ले जाने दीजिए। लान चरण जो कि इस बात पर बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, तो वांग जी ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। लान चरण की तलवार को नीचे गिरा दिया। वांग जी ने उन्हें मारा नहीं था, लेकिन उनकी तलवार को नीचे गिरा दिया था। वांग जी के हाथ काँप रहे थे विंग की उस बेजान पड़ी बॉडी को उठाते हुए। उसके शरीर में से जो खून निकल रहा था, हर एक खून की बूंद के साथ में वांग जी की जान निकलती जा रही थी। उसे नहीं एहसास है कि उसने कैसे किया, लेकिन उसने विंग को अपनी गोद में उठाया। उसने देखा कि विंग अपनी आंखों को बंद कर रहा है। वांग जी ने विंग से कहा, विंग, विंग, बाबे, आंखें खोलो, विंग। विंग जिसने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी को नजर आई तो बस एक छोटी सी मुस्कान, वो मुरझाई हुई मुस्कान जो वांग जी कभी भी नहीं देखना चाहता है। वो टूटी हुई मुस्कान जिसे वांग जी कभी हैंडल नहीं कर सकता। वांग जी ने ज़बरदस्ती विंग को अपनी गोद में उठाया। उसके हाथों में चोट लगी हुई थी, उसे चलते हुए भी नहीं बन रहा था, अपने हाथों में विंग को कैरी करते हुए भी नहीं बन रहा था। लेकिन वांग जी जानता है कि उसके पास आखिरी मौका है विंग को यहाँ से ले जाने का। वांग जी ने अपनी तलवार पे उड़ान भरी। उड़ान भर कर वो वहाँ से निकल आया। वहाँ से उड़ान भरते भरते उसे कब 3 से 4 घंटे बीत गए, उसे नहीं मालूम हुआ। वो डायरेक्ट ही वहाँ पर पहुँचा जहाँ
जहाँ पर लोग हैं उसकी केयर करने वाले, उसकी विंग की केयर करने वाले। ऐसे लोग नहीं यहाँ पर विंग को चोट पहुँचाई जा सके। वो शुयांग के पास वापस आ गया था। वहाँ आते ही उसने सबसे पहले शुयांग को आवाज़ लगाई, शुयांग शुयांग शुयांग। बाहर से आवाज़ लगाते हुए उसकी आवाज़ भी काँप रही थी। उसके गले से आवाज़ तो नहीं निकल रही थी, लेकिन उसने पूरी ज़ोर लगा के चीखा। जब शुयांग वहाँ आ गया तब जाके वांग जी से थोड़ी सी राहत महसूस हुई कि अब वो उन लोगों के करीब है जो विंग का ख्याल रख सकते हैं। अगर अब उसे कुछ हो भी जाए तब भी उसका विंग बच जाएगा। शुयांग, सॉन्गलान, सिनचैन सब लोग बाहर आ गए थे। बाहर आते ही उन्होंने विंग को देखा जो कि इतनी बुरी हालत में है वांग जी की गोद में। वांग जी खुद भी बहुत बुरी हालत में है। ये लोग अभी अभी निकले थे कुछ समय पहले, मतलब एक दिन ही हुआ होगा, और क्या इतनी बुरी हालत हो गई। इससे अच्छा तो ये लोग लानगान जाते ही ना, अपने परिवार से मिलते ही ना तो अच्छा होता। पर फिलहाल किसी के पास इतना समय नहीं था कि वो सोच सके। शुयांग सबसे पहले आ गया है। उसने विंग को वांग जी की गोद से लिया। वांग जी खुद भी लड़का आकर गिर गया। शुयांग जो विंग को लेकर अंदर जाने लगा। सॉन्गलान और सिनचैन जिन्होंने वांग जी को संभाला। वांग जी खुद भी बेहोश हो चुका था। उसके अंदर अब हिम्मत नहीं बची थी यहाँ से आगे जाने की, क्योंकि वो इतने लंबे सफ़र से उड़ते हुए बिना रुके आया है, बिना रुके उड़ते हुए वापस आया है, इतनी चोट लगने के बावजूद। हेलो एवरीवन। तो मैं नहीं पूछूंगी आज का पार्ट कैसा है, मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा सैड है, एंड कल का पार्ट सैड नहीं होगा, हैप्पी होगा, सो डोंट वरी। एंड इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती हूँ। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा के बाय बाय, अपना ख्याल रखना।